तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स समिट शुरू हो चुका है, जो कि साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में इस बार आयोजित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोविड-19 के बाद ये पहला ऐसा ब्रिक्स समिट है जब सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्टली जाकर आपस में चर्चाएं करेंगे। वैसे यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन उपस्थित नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव को इस समिट के लिए भेजा है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन लाइव जुड़े और उन्होंने अपना अभिभाषण भी दिया। और इस अभिभाषण के दौरान, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर पुतिन चाइनीज करेंसी युआन को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए। और जैसा कि हम लोग जानते थे कि चाइना रशिया द्वारा पहले ही इस बात की प्लानिंग कर ली गई थी कि इस बार के ब्रिक्स समिट में वो सारे काम किए जाएंगे जो कि स्पेशली चाइना और रशिया के फायदे वाली चीजें हो। वैसे इसमें हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन भारत भी यहाँ पर बराबरी का शेयर चाहता है। और ऐसी परिस्थिति में भारत ने भी अपनी बात रख दी। और जब भारत ने अपनी बात रखी तो यहाँ पर देखने के लिए सीधे सीधे ऐसा मिलता है कि रशिया और चाइना द्वारा जो भी प्लानिंग की गई थी उसके ऊपर पानी फिर गया है। जी हाँ, और भारत ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। वैसे तो 3 कहने चाहिए, लेकिन 2 निशाने तो सीधे सीधे लगा दिए। एक तो ये कि चाइनीज करेंसी युआन को और ट्रेडेबल बनाने में भारत द्वारा कोई मदद नहीं दी जाएगी। और दूसरा निशाना ये कि भारत का रुपया अब ट्रेडेबल होगा, इसी शर्त पर भारत आगे बढ़ेगा। और अगर तीसरा छोटा सा निशाना देखा जाए तो ये सीधा जुड़ा हुआ है यूएसए से। और भारत के इस कदम से भारतीय रुपये के साथ साथ यूएसए के डॉलर को भी फायदा हुआ है। चलिए आगे जानते विस्तार में कि मैं किन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये ब्रिक्स समिट जैसे ही शुरू होता है, इस बात के ऊपर से पर्दा उठ जाता है कि यहाँ पर तैयारी में थे चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका द्वारा वैसे तो भारत को भी बराबर रिस्पांस दिया गया। और जब पीएम मोदी जोहान्सबर्ग पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही पीएम मोदी का वेलकम किया। लेकिन जैसे ही शी जिनपिंग पहुंचते हैं तो उनका जो वेलकम था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तुलना में ज्यादा ग्रैंड था। उन्हें तोपों से सलामी वगैरह भी दी गई। एंड ये थोड़ा सा कंपेयर हम लोग कर सकते हैं कि दोनों के वेलकम में थोड़ा सा फर्क था। जहां पर पीएम मोदी का 19 था तो शी जिनपिंग का 20 माना जाएगा। तो कहने का मतलब वेलकम सेरेमनी से ही लग रहा था कि इस ब्रिक्स समिट को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई थी रशिया और चाइना द्वारा। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन का अभिभाषण होता है। वो अपनी बात को लाइव आकर रखते हैं। अब उन्होंने अपने अभिभाषण में अमेरिका के प्रसंग में भी चर्चा की। ऑब्वियसली उन्हें करना ही था। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जो भी व्यापार होता है, जो लेन देन होता है, उसमें अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना एक सामान्य सी बात है। लेकिन अब ब्रिक्स देशों द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है कि डॉलर की जगह लेने के लिए दूसरे विकल्पों के ऊपर चर्चा की जाए और गंभीरता से की जाए। आगे पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों को आपस में व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके साथ ही जो लेन देन किया जाएगा उसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि गैर डॉलर किसी विकल्प को चुना जाए। अल्टीमेटली आप समझ चुके होंगे कि वो यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली युआन का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर अपनी प्रासंगिकता को खो रहा है, यानी जो उसके ऊपर रिलायबिलिटी थी उसमें कहीं ना कहीं डॉलर पिछड़ रहा है। और ये बात वास्तविकता भी है। जब से अमेरिका ने अपने डॉलर को वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एक मुहिम चल रही है जो कि डॉलर के खिलाफ है। यहाँ पर वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं डी-डॉलराइजेशन को लेकर, जो दुनिया इस समय तैयारियां कर रही है, जिसमें ब्रिक्स नेशंस के साथ साथ कुछ यूरोप के नेशंस भी हैं, जिसमें फ्रांस का नाम आप ले सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डायरेक्टली चाइना जाकर डी-डॉलराइजेशन की बात कही थी। अब इसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे भी जो ब्रिक्स समिट है ये काफी ज्यादा पावरफुल देशों का समिट है। इसमें दुनिया भर की उभरती हुई महाशक्तियां हैं जो कि आर्थिक तौर पर और सैन्य दोनों ही तौर पर मौजूद है। दुनिया भर की जीडीपी की बात की जाए तो ब्रिक्स नेशन, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मौजूद है, ये वैश्विक जीडीपी में 26% की हिस्सेदारी रखती है। और इसे अगर कंपेयर किया जाए G7 ग्रुप से तो ट्रिपल पी के मामले में भी ब्रिक्स नेशन 31% की भागीदारी रखता है, तो वहीं पर G7 30% की रखता है। तो अल्टीमेटली वो बताना चाह रहे थे कि ब्रिक्स संगठन G7 जितना ही पावरफुल हो चुका है। दुनिया की उभरती हुई महाशक्तियां इसमें मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में साझा तौर पर अगर किसी नई करेंसी का विकल्प ढूंढा जाए तो ये सभी देशों के हित में होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी के नाम पर चाइनीज करेंसी युआन को बल देने के लिए जोर दिया गया। लेकिन वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था, और ये क्लियर किया गया भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी की तरफ से। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिक्स संगठन के लिए किसी
किसी नई करेंसी को तैयार करने के बजाय अच्छा ये होगा कि हम लोग अपनी ही राष्ट्रीय करेंसी में व्यापार करें। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि युआन में बिजनेस हो तो क्यों ना भारतीय रुपये में भी हो, क्यों ना रशियन रूबल में भी हो, और बाकी देशों की करेंसी का भी इस्तेमाल किया जाए और इक्वली किया जाए। और आगे क्वात्रा जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल ध्यान केंद्रित इसी बात पर करना चाहिए कि स्थानीय मुद्रा का लेन देन कैसे किया जाए। अब भारत का ऐसा करने के पीछे मकसद यही है कि ब्रिक्स करेंसी के नाम पर चाइनीज युआन को फायदा ना हो, बल्कि भारत की करेंसी को भी बराबर फायदा हो। क्योंकि काफी बड़ा मार्केट है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक सुनहरा अवसर है कि अपनी खुद की करेंसी में व्यापार करके उसे आज के युआन जितना ही पावरफुल बनाया जाए। एंड ये बन सकता है। अगर ब्रिक्स की कोई नई करेंसी आती है तो ये सीधे सीधे डॉलर को चोट करेगी, और ये चोट बहुत गहरी हो सकती है अमेरिका के लिए। तो अगर भारत ब्रिक्स की नई करेंसी के लिए तैयार नहीं है तो इसमें अमेरिका के ऊपर एक एहसान की तरह भारत ने दिखा दिया, जो कि अमेरिका कभी न कभी तो याद रखेगा ही रखेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, भारत को सहयोग मिला ब्राजील का भी। जी हाँ, जैसे भारत ब्रिक्स संगठन में नए देशों की एंट्री का विरोध कर चुका है और इसमें सहयोग मिला था ब्राजील का, ठीक उसी तरह से ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी ब्राजील का पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो कि भारत का है। उन्होंने भी किसी नई करेंसी या किसी नई व्यवस्था को तैयार करने के बजाय लोकल करेंसी को ही बढ़ावा देने के ऊपर जोर दिया। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि 3 वर्सेस 2 यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया है, तो दूसरी तरफ भारत और ब्राजील हैं, जो कि इनकी सभी चालों को बराबर काउंटर कर रहे हैं। अल्टीमेटली भारत अपने रुपये का भविष्य किसी भी परिस्थिति में नहीं बिगड़ने देगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।